नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। इसी के साथ पेंशन में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी बड़ी खबरें बताएंगे जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सैलरी को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जल्द ही उनका अटका हुआ वेतन जारी किया जाएगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए 32.1 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के तहत 6 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने अनुदान को पर्याप्त बताया है। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली सरकार ने जो फंड जारी किया है वह पर्याप्त नहीं है। ड्यूटी ने कहा है कि सरकार द्वारा आवंटित राशि इन कॉलेजों के सभी खर्चों को कवर नहीं करती है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कम से कम इन फंडों को तुरंत कॉलेजों को हस्तांतरित करेगी। दुर्भाग्य से इन 6 कॉलेज को अभी भी मंजूरी का इंतजार है। 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को बीते 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये सभी कॉलेज जो दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा ने कहा है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इन 12 कॉलेजों के अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। हमें दिल्ली सरकार को याद दिलाना चाहेंगे कि यह विभाजनकारी नीतियां हम पर काम नहीं करेंगी। दरअसल शिक्षकों और कर्मियों ने सैलरी को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आवेदन को मंजूरी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की मई 2020 से पेंडिंग सैलरी से संबंधित मामले को देखने का निर्देश दिया है। इस पर भी अंतिम फैसला जल्द संभव है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को सैलरी के बीते कुछ समय से काफ़ी विवाद चल रहा था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे विरोध के बीच संसद में हुआ पारित। जी हां, संसद के मानसून सत्र में श्रम सुधारों से जुड़े 3 बिल लेबर कोड पारित हो गए हैं। इनका मजदूर संगठनों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। कई मसलों पर तो खुद आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया है, लेकिन इनमें कर्मचारियों के हित में कई कदम भी उठाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। पेशेगत सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य दशा संहिता OSH कोड 2020, औद्योगिक संबंध संहिता IR कोड 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता SC कोड 2020 हैं। इन विधेयकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की कोशिश की गई है। इसमें कामगारों के लिए EPFO, ESIC, मातृत्व लाभ, ग्रेजुटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड बनाने की बात है। अब सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। संसद में इन बिलों को पेश करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा था कि श्रमिकों की यह समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के दौरान नियुक्ति पत्र का कानूनी अधिकार हर श्रमिक को इस कोड के माध्यम से दिया गया है। पेशेगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य OSH संहिता में पहली बार एक निश्चित आयु से ऊपर के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा अनिवार्य रूप से देनी होगी। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है। अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था। अब 1 साल नौकरी करने के बाद भी कोई कर्मचारी ग्रेजुटी हासिल कर सकता है। पहले किसी कर्मचारी को 1 वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही हर 20 दिन
पर 1 दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता था। अब छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम शर्तों को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को किसी दुर्घटना की स्थिति में नियोक्ता के ऊपर लगाए गए जुर्माने की कम से कम 50% राशि दी जाएगी। यही नहीं, अब घर से दफ्तर या कारखाना आने जाने के दौरान यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना होती है या वह घायल होता है तो उसे भी मुआवजा मिलेगा। पहले सिर्फ प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी दुर्घटना पर मुआवजा मिलता था। इस कोड के द्वारा पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छानुसार रात में भी काम कर सकेंगी। हालांकि नियोक्ता को इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता में ESIC के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC की कवरेज अब देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ESIC का विकल्प वाहन श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा 10 श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम वाला कार्य होता है तो उस संस्थान को एक श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ESIC के दायरे में लाया जाएगा। EPFO के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान कानून में संस्थानों के शेड्यूल को हटा दिया गया है और अब वे सभी संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं वे EPF के दायरे में आएंगे, यानी इनके कर्मचारियों को PF का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त 20 से कम श्रमिकों वाले संस्थान तथा स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी EPFO का विकल्प सामाजिक सुरक्षा संहिता में दिया जा रहा है, यानी उनके लिए यह वैकल्पिक होगा। इस बिल के दौरान 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिक और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएंगी। इन 40 करोड़ श्रमिकों को मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन इत्यादि प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। किसी भी श्रमिक की यदि नौकरी छूट जाती है तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में पहली बार पुनः कौशल रीस्किलिंग फंड का प्रावधान किया गया है। इससे श्रमिकों को री-स्किल किया जाएगा और इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। पहले केवल कॉन्ट्रैक्ट वाले मजदूरों को इसका लाभ मिलता था। मजदूरों को PM मोदी ने दिया तोहफा, 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने 44 श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए सिर्फ 4 श्रम कोड बनाए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 12 कानूनों को रद्द करते हुए पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम कोड में शामिल किया है, यानी 29 की बजाय अब सिर्फ 4 श्रम कानून लागू होंगे, यानी वेतन सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, औद्योगिक संबंध कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा, राष्ट्रीय फ्लोर लेवल वेतन मिलेगा। भारत सरकार एक परिषद का गठन करेगी जो प्रति वर्ष न्यूनतम सैलरी का आकलन करेगी। वेतन का निर्धारण भौगोलिक स्थिति और स्किल के आधार पर होगा। 15,000 रुपये न्यूनतम वेतन फिक्स करने की संभावना इस पर अंतिम कमेटी करेगी। कंपनियों को वेतन समय पर देना होगा। महीने की 7 से 10 तारीख तक कर्मचारी को वेतन हर हाल में देना होगा। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। कंपनियों को कैंटीन और क्रैच सुविधा मुहैया कराना अनिवार्य होगा। 5 या उससे ज़्यादा संस्थाएं मिलकर ग्रुप पोलिंग कैंटीन चला सकती हैं। हर मजदूर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। अगर किसी मजदूर या कर्मचारी की हादसे में मौत हो जाती है तो मुआवजे के अतिरिक्त जुर्माने की 50% तक की राशि कंपनी कर्मचारी को देनी होगी। प्रवासी मजदूर को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवासी
भत्ता कंपनी देगी। प्रवासी मजदूर जहां काम करेगी वहीं राशन मिलेगा। प्रवासी श्रमिकों का एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा। 240 दिन की बजाय अब 180 दिन काम करने पर कर्मचारी अर्न लीव का हकदार होगा। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाज़त होगी। इंस्पेक्टर का नाम बदलकर फैसिलिटेटर किया जाएगा। OSH कोड की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को वर्किंग जर्नलिस्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। लगभग 45 वर्ष के ऊपर के कर्मचारी को एक बार फ्री हेल्थ चेकअप कंपनी की तरफ से मुहैया कराना अनिवार्य होगा। ट्रेड यूनियन को केंद्र, राज्य एवं संस्थान स्तर पर कानूनी मान्यता मिलेगी। शिकायत निवारण कमेटी में सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 10 की जाएगी। 5 सदस्य ट्रेड यूनियन और 5 सदस्य संस्थान के होंगे। वर्कर की परिभाषा वेतन के आधार पर तय की जाएगी। 18,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में आएंगे। लेबर ट्रिब्यूनल में अब तक सिर्फ एक जज होते हैं। अब एक और प्रशासनिक सदस्य बनाया जाएगा ताकि समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को मान्यता। अब श्रमिकों को ठेका मजदूरी के स्थान पर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का विकल्प मिलेगा, यानी अब उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय के समान काम के घंटे, वेतन व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी से कोई विवाद है तो अब वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल की समय सीमा के अंदर की शिकायत दर्ज करा सकता है। घरेलू वर्कर को औद्योगिक वर्कर की श्रेणी से बाहर रखा गया है। अगर किसी कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया तो उसे रीस्किलिंग फंड देना होगा। रीस्किलिंग फंड कर्मचारी का 15 दिन का वेतन होगा और कंपनी इस फंड को 45 दिन के अंदर कर्मचारी को हर हाल में देगी। ट्रेड यूनियन को हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। 300 कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी अप्रूवल के बंद हो सकती हैं। पहले ये नियम सिर्फ 100 कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू था। जी हां, ESIC का विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा होगी। अभी ये सुविधा फिलहाल 566 जिलों में ही है। खतरनाक क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को अनिवार्य रूप से ESIC से जोड़ा जाएगा, चाहे एक ही श्रमिक काम क्यों ना करता हो। पहली बार 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ESIC से जोड़ा जाएगा। बागान श्रमिक भी ESI के दायरे में आएंगे। 10 कम श्रमिक वाले संस्थानों को भी स्वेच्छा से ESI का सदस्य बनने का विकल्प होगा। 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान EPFO की कवरेज में आएंगे। असंगठित क्षेत्र के स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों को भी EPFO में लाने की योजना बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला कर्मचारी को भी ग्रेजुटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम कार्यकाल की बाध्यता नहीं होगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाया जाएगा, जहां पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस भी कंपनी में 20 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, उस संस्थान को रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी अनिवार्य होगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। PF खाता धारकों को EPFO दफ्तर की नहीं पड़ेगी जरूरत। नए ऑनलाइन पोर्टल पर होगा सब काम। जी हां, ये कर्मचारियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए EPFO ने PF धारकों के लिए इंस्पेक्शन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब किसी को भी EPFO ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही शिकायत और दस्तावेज मंगा सकते हैं। देश के 4.50 PF सदस्यों को देखते हुए EPFO ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब किसी को कोई जानकारी या शिकायत करनी हो तो इस पोर्टल पर कर सकते हैं। आपकी शिकायत पर अधिकारी आपके काम में जुट जाएंगे। अधिकारी आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको मेल या मैसेज करके बता दिया जाएगा। EPFO CBDT के सदस्य हरभजन सिंह ने बताया कि कोरोना के समय में EPF कार्यालयों में सदस्यों की भीड़ लगी रही है। कानपुर में तो काफ़ी समय से सदस्यों को EPFO कार्यालय में लाइन लगानी पड़ती है। इससे बचने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। नए पोर्टल से शिकायतों का समाधान भी होगा और संक्रमण से भी बचा जा सकेगा। EPFO ने ऑनलाइन पोर्टल पर PF सदस्यों की हर प्रकार की शिकायत को लेने की सुविधा दी है। ये पोर्टल सिर्फ PF सदस्यों के लिए ही नहीं, यहाँ काम करने वालों के लिए भी है।
ईपीएफओ के इंस्पेक्टर भी कंपनी में नहीं जा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। 60 साल की उम्र के बाद नहीं होगी पेंशन की चिंता, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हां, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर निवेशक की 60 साल के बाद मौत हो जाती है तो नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। जी हां, बुढ़ापे में पैसों का सोचकर चिंतित होना अब नहीं पड़ेगा। आपके लिए अटल पेंशन योजना बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद आप हर महीने 1 से 5,000 रुपये तक पेंशन पा सकते हैं। इस स्कीम के तहत अगर निवेशक की मौत हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 50% पेंशन मिलेगी। इस योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। अब तक इस योजना से 2.23 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपये से लेकर 210 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। वहीं यदि कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रति माह निवेश करना होता है। इसमें नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक पैसा जमा करना होता है। इसके बाद 60 साल से होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 25,000 रुपये तक पेंशन के रूप में मिलेगी। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा पैसा जमा करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतनी ही ज़्यादा पेंशन मिलेगी। योजना की खास बात यह है कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट भी मिलेगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हां, 7 पे कमीशन की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का 3% हो सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकता है। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार यह संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का इजाफा हो सकता है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।